बहुत जल्द मिलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर को किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने कंपोनेंट्स इसके होते हैं। ठीक है, यानी कंपोनेंट्स आप समझ सकते हैं इसको, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो चूँकि मेनली हमारे पास डायरेक्शन जो है 3 तरह का डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, अभी हम लोग एक्स वाई जेड की ही बात कर रहे हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोई सा भी वेक्टर अगर है, सपोज करो ये है वेक्टर ए, ठीक है ना, तो इस वेक्टर के मैक्सिमम हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एकदम इसको आराम से समझो। ठीक है, एक कंपोनेंट कहलाता है एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में, ए का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में। दूसरा वाई कंपोनेंट और तीसरा z कंपोनेंट। ठीक है, जो x कंपोनेंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ax से, इस तरह से a और छोटा सा x वो डिनोट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस, और इसको डिनोट करता है ये ay से, और इसको डिनोट किया जाता है az से। ये चीज़ क्या है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस। इसको आप इस तरह से लिख लो, समझ लो, इफेक्ट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस, और ये क्या है? इफेक्ट ऑफ वेक्टर a अलोंग z एक्सिस, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस इज ax, और ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस, जिसको ay बोल रहे हैं, और ये क्या चीज़ है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग z एक्सिस। देखिए, तो अभी फ़िलहाल जैसे देखो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और इसी तरह से होता है z एक्सिस। तो कोई सा भी वेक्टर अगर है स्पेस में कहीं पे भी, ये मान लो वेक्टर है, ये है वेक्टर a, ठीक है, स्पेस में, तो उस वेक्टर का 3 कंपोनेंट्स हम लोगों को मिल सकता है। एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलोंग, जिसको हम लोग कहते हैं ax वेक्टर, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? ay, x y वाले को, और इसको बोलेंगे az। यानी एक ही वेक्टर के 3 मैक्सिमम कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं xy प्लेन की। ठीक है, चूँकि एक साथ एक्स वाई जेड को डील करना और दिखाना उतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर ए को लेंगे एक्स वाई प्लेन पर, और वहाँ पर इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो क्या करेंगे? ये हम लोगों ने ले लिया एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। ओके, अब किसी भी वेक्टर को ले लो, जैसे ये वेक्टर हमने लिया है, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर कोई वेक्टर ए है। अब इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है, जो वैल्यू होती है, वो कौन सी वैल्यू होती है? तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर डाला, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो, तो जब भी तुम परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो, ये एक ट्रायंगल बना, जब भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो
ये देखो, ये जो कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कहलाता है ax। ये जो कंपोनेंट है, ये जो हिस्सा है इस वेक्टर का, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट। तो इसको हम लोग ax वेक्टर बोलेंगे। देखो इसको हमें समझ लो हमेशा के लिए, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का x डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो होगी ax यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? इसी वेक्टर का y एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा वेक्टर देगा? तो देखो y एक्सिस की तरफ ये जो चीज़ डिनोट हो रही है, इसको भी वेक्टर बना दो। ये है वेक्टर, ये जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला था ये एक्चुअली क्या है, y डायरेक्शन की तरफ है। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है ay, और इसके इक्वल वेक्टर यहाँ पे आप सेट करो। इसका जो इक्वल वेक्टर है यहाँ पे अगर हम फिट करें तो ये ay हो जाएगा कि नहीं, बताओ, सोचो थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लो। गुड, हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे? हाँ बिल्कुल पैरेलल, यस पैरेलल, ठीक है। अच्छा, लेट मान लेते हैं ये जो वेक्टर a है ये वेक्टर x एक्सिस से कुछ एंगल के साथ झुका हुआ है। इंक्लिनेशन तो होगा ही ना कुछ तो इंक्लिनेशन होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। लेट द वेक्टर a मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। इस डायग्राम में वेक्टर a जो है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसका इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ थीटा है। ठीक है यहाँ तक? ओके। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करें, ट्रायंगल लॉ, या उससे पहले ऐसा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कुछ भी नाम दे दो, OPQ, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। OPQ राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाँ सॉरी, बेस बाय हाइपोटेनस। हाँ, OQ बाई OP, ये ना होगा? अरे cos थीटा, हाँ ठीक, चूँकि ये थीटा है तो ये तुम्हारा बेस होना चाहिए, इसको बेस बोलेंगे ना। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू OQ बाई OP। तो OQ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? तो AX है। बताओ है कि नहीं? सिर्फ लेंथ अगर लें मैग्नीट्यूड तो AX है ना। और उसी तरह से OP का लेंथ कितना है? तो A है। ठीक है? तो AX इज इक्वल टू क्या हो रहा है? A cos थीटा। AX इज इक्वल टू क्या हो रहा है? A cos थीटा। सॉल्व करने पर तो ये आया। ठीक है? तो ये जो आपने निकाला AX, ये क्या चीज़ है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस। और ये रिलेशन देख लो, वेक्टर A और थीटा और AX के बीच ये रिलेशन है, यानी AX इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब भी निकालेंगे तो वो क्या होगा? A cos थीटा। ठीक है? ओके। उसी तरह से उस ट्रायंगल में फिर से साइन थीटा लीजिए। सेम ट्रायंगल में साइन थीटा बताओ क्या होगा? साइन थीटा इज PQ बाई OP। PQ बाई OP, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर इस केस में है तुम्हारा ए वाई, अगर हम लेंथ ले यहाँ से यहाँ तक ए वाई, और ओ पी क्या है, दिस इज फिर से ए, वेक्टर ए का जो अपना मॉड है। तो यहाँ से ए वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, स्क्वायर करके फिर ऐड करो। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ए, हाँ वेरी गुड, ए निकल रहा है, हो रहा है ऐसा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ, तो ए इज इक्वल टू आपका मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? हाँ, यानी इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो ए एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है। या सिंपल अगर आप देखो ध्यान से तो ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? ऑल्सो अब इसी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर डिवाइड कर दो, 2 से 1 में डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? ए वाई बाई ए एक्स, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, दिस इज टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से फ़ायदा क्या है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ना, ये तो तुम लोग पहले भी पढ़े होगे। ठीक है, तो ए एक्स ए वाई और टेन थीटा जो हम लोग को मिला वो यहाँ से इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब इसको अगर हम लोग इसी चीज़ को ट्रायंगल लॉ अगर यूज़ करें और रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा देखो। तो अगर ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये ए एक्स ये ए वाई वेक्टर है, समझ रहे हो ना। ट्रायंगल लॉ यूज़ करो। चलो इसको मिटा रहे हैं। हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, है कि नहीं? देख तो, लिख सकते हो ना।
और अगर z कंपोनेंट भी होगा तो एक z कंपोनेंट लेकर जब उसको तुम सॉल्व करोगे तो इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो, वेक्टर ax प्लस ay प्लस az। मतलब कोई सा भी वेक्टर उनके तीनों कंपोनेंट्स का सिंपली क्या होता है, एडिशन होता है। वेक्टर a इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। ये हमेशा के लिए याद रखोगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मॉड का फॉर्मूला यूज़ करें रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये था ना। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ फॉलो हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा। थीटा क्या था, थीटा था वहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax और ay के बीच का एंगल। तो ax और ay के बीच का एंगल कितना है, देखो ना 90 डिग्री है कि नहीं बताओ। ax वेक्टर और ay वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो इसलिए a इज इक्वल टू हम लोगों को मिल रहा है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। फिर जब हम इसमें z कंपोनेंट को भी इंक्लूड कर लेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इसको आप लिख लो। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल कराते हैं एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनेगा। एक्स वाई प्लेन पर हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए जो है देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट्स निकाला जाता है। जैसे सपोज करो ये कोई वेक्टर है 10 न्यूटन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है, सपोज करते हैं 60 डिग्री। ये वेक्टर है एफ मान लो, फोर्स है ना, फोर्स मान लेते हैं, फोर्स इज 10 न्यूटन, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। समझ में आया क्या चीज पूछा जा रहा है? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स किधर, अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। बताओ जल्दी से। ये फिगर तुम्हारे सामने है, देखो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स है, जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और आपको फाइंड क्या करना है, इस फोर्स का इफेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा, मतलब कितना होगा, और वाई एक्सिस की तरफ कितना होगा। हाँ, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे इसको आप फील करने के लिए ऐसे समझो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सा बॉक्स है सपोज करो, कोई खिलौना है, और इस पर एक धागा लगा हुआ है, देखो एक धागा एक रस्सी से इस तरह से बंधा हुआ है,
और एक लड़का, एक बच्चा इसको इधर खींच रहा है, देखो इस तरफ, इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग 10 न्यूटन मान सकते हैं। चलो 10 न्यूटन फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचो, क्या ये ऑब्जेक्ट फोर्स की तरफ जाएगा? तो आंसर है नहीं जाएगा। तो ये जाता किधर है? इसका मूवमेंट किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। मोशन, मोशन तो इधर होगा ना, फोर्स की तरफ तो जाएगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये इसका जो इफेक्ट, हाँ, इस 10 न्यूटन फोर्स का जो इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग एक्स नाम दे रहे हैं फिलहाल, एक्स डायरेक्शन में इस 10 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट क्या है, ये चीज़ समझना आपको। इफेक्ट ऑफ 10 न्यूटन किस तरफ? अलोंग एक्स डायरेक्शन। और इसी इफेक्ट के वजह से ये बॉक्स एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको एंगल भी दे रखा है, देखो ये 60 डिग्री है, ओके। और अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला, क्या देखा था? देखो, अगर हम लोग fx की बात करें तो क्या हो जाएगा? f cos थीटा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल जिधर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो 10 इंटू कॉस कितना हो गया? 60 डिग्री। 10 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 ना। cos 60 इज 1/2। तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स फील करेगा? 5 न्यूटन। समझ में आ रही बात? इस पर जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा और जिसके वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो है 5 न्यूटन फोर्स। अच्छा ठीक है, तो एक और फोर्स इसका होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको y बोल रहे हैं हम लोग। तो ये Fy क्या होगा बताओ? अब Fy निकालो। हाँ, ठीक है। तो Fy अगर हम निकाल, ओके गुड, F साइन थीटा, यानी F हो गया 10 और साइन 60 डिग्री। साइन 60 √3/2 यानी हो गया 5√3 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? ओके, अब देखो, ये तो था एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है और जहाँ से आपका डाउट क्लियर होगा वो देखो। फिर से ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। और एंगल जो है ना, वो एंगल यहाँ पे है 30 डिग्री। तो अब आपको निकालना है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। फोर्स का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड करना है। Fx क्या होगा और इस तरफ Fy क्या होगा, ये दोनों फाइंड करना है। कितना आ रहा है? हाँ, ओके। देखो, आपने जैसे भी सॉल्व किया होगा, ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करा के, पिछले वाले डायग्राम से और कॉन्सेप्ट से मैच करा के अगर करना चाहेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे पिछले वाले इसमें जो है ना एंगल यहाँ पे लिया गया था ना, ये था एंगल तुम्हारा, और यहाँ पे एंगल तो ये गिवन है नहीं, तो ये एंगल हो जाएगा कितना, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इधर कितना हो जाएगा, तो 5 cos 60 डिग्री होगा ना, और इधर हो जाएगा 5 sin, हाँ देखो समझो, इधर हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री, ठीक है। या कोई अगर 30 डिग्री के एंगल को लेकर के भी सॉल्व करेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के, तो उसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम तुम लोगों को एक ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जिसको आपको याद रख लेना चाहिए, मतलब दिमाग में बैठा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इस क्वेश्चन में वेरिएशन होगा। देखो, जिस तरफ एंगल थीटा लगा रहेगा, ठीक है ना, जिस भी वेक्टर के साथ एंगल थीटा अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग कॉस का कंपोनेंट लेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट लेंगे। नहीं समझे? जैसे देखो, अब एक्स वाई जेड छोड़ो, देखो ये है मान लो 10 न्यूटन, यहाँ पे अगर थीटा लगा हुआ है, ये है फोर्स और ये एंगल थीटा लगा हुआ है, तो इसका इधर जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, यानी इसको आप लिखोगे एफ कॉस थीटा। इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ साइन थीटा। हाँ, कंफ्यूज मत होना। देखो फिर से हम बता रहे हैं, 2-4 एग्जाम्पल कर लो ताकि आपका सारा ये क्लियर हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ इस टाइप से, ये मान लो कोई टेंशन है, टेंशन इज ऑल्सो ए फोर्स, है ना, ये कोई सा वेक्टर क्वांटिटी है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस टेंशन का कंपोनेंट आपसे पूछा जा रहा है, इस तरफ क्या होगा और इधर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये टी हो गया, तो टी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखना है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, टी के लिए ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। एक्स वाई कंपोनेंट हम नहीं बात कर रहे हैं, टी का ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसके लिए ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। टी का ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई भी मान लो v है वेलोसिटी और ये एंगल है थीटा, ठीक। तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, जिधर एंगल लगा हुआ है, दिस इज v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को याद रख लो, कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो गया v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, 3753 ये एंगल बताए थे पहले, याद है? हाँ, वेरी गुड, 3 4 5, गुड। ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। पता कैसे चलेगा कौन सा 37 है? तो सिंपल सा याद रखना, छोटे वाले साइड के सामने एंगल छोटा होगा 37, इसके सामने ये 37 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये साइड सबसे छोटा है ना, तो छोटे साइड के सामने वाला एंगल भी तो सबसे छोटा होता है। 3
ये हो गया तुम्हारा साइड। तो इसके ठीक सामने जो एंगल है 37 ये हो जाना चाहिए। जब ये 37 है ये 53 हो जाएगा अपने आप, होगा कि नहीं? समझ में आ रही बात? अब कॉस साइन का तो वैल्यू पता है, कॉस 37 या साइन 37, कॉस 53, साइन 53 निकल जाएगा ना। चलो इसका कंपोनेंट इस तरफ बताओ और इस तरफ बताओ, इसका भी बताओ। देखो ये हो गया B20 है ना ये, तो ये हो गया 20 cos 37। हाँ, तो cos 37 कितना होता है देखो यहाँ पे ट्रायंगल से, cos 37 4/5 होगा ना, 4/5। कितना आ गया? 16 न्यूटन। समझ में आ रहा है? 20 न्यूटन का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो है 16 न्यूटन, और इस तरफ क्या होगा बताओ? 12 न्यूटन। मतलब इस फोर्स का इधर कंपोनेंट हो गया 12 न्यूटन। सही है? ओके। अब देखो इसका 10 न्यूटन का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा? 10 न्यूटन इधर हो जाएगा 10 cos 53 होगा ना ऊपर में, 10 cos 53 कितना हो गया? cos 53 इज 3/5, तो 6 न्यूटन। वेरी गुड। 10 न्यूटन का इस तरफ कंपोनेंट होगा 6 न्यूटन, ठीक है ना। cos और इधर साइन कंपोनेंट लेंगे 10 sin 53, तो ये कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। समझ में आ गया? यानी जब हमने इसको डिवाइड किया मतलब कि कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये आ गया 16 न्यूटन, इस तरफ हो गया 8 न्यूटन, है ना। और इधर कितना हो गया? 12 न्यूटन। एक 12 न्यूटन है, दूसरा कितना है? 6 न्यूटन। ऐसा है ना, समझ रहे हो? अगर आपसे कहा जाए कि टोटल रिजल्टेंट आप फाइंड करो, तो क्या निकाल सकते हो? सोचो तो, टोटल फोर्स इस पॉइंट पे कितना काम कर रहा है, टोटल रिजल्टेंट। एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो है वो डिफाइंड होता है एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट होता है। एक और है जे कैप जो वाई एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट होता है, और एक है के कैप जो कि जेड एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट होता है। तो आई जे के ये आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, और इन तीनों का जो डायरेक्शन होता है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप and j cap is perpendicular to k cap। और ये तीनों चूंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। i का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, और j का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा, और इसी तरह k का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन ये जो डायरेक्शन बताता है वो i डायरेक्शन, i जो है x डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, j y डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और z और k जो है वो z डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यूनिट वेक्टर्स का मेनली जो यूज़ है
वो किस काम के लिए है? यूनिट वेक्टर्स का जो यूज़ है, यूनिट वेक्टर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर्स का। अब देखिए, इस चीज़ को हम लोग एक्स वाई प्लेन से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब दो ऐसा वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर ऐसा लेंगे जो एक्स वाई प्लेन पर होगा, ठीक है। अभी जेड प्लेन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, ये है एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक। और दिस इज द ओरिजिन। और कोई सा एक वेक्टर ले लो, ये है वेक्टर ए, ठीक है। कल हम लोगों ने इसी चीज़ को देखा था, इसलिए इसको समझना बहुत ही आसान है आज। ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए एक्स से, दिस इज ए एक्स वेक्टर होता है ना। और वाई एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है ए वाई से। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? और ए एक्स का जो वैल्यू होगा, जो लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दिस लेंथ इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर, और ये ए एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये जो वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है, इधर एक वेक्टर ही इसको कंसिडर करो, तो ये वेक्टर वाई एक्सिस के तरफ ए का इफेक्ट बताता है, यानी इसका इक्वल वेक्टर यहाँ पे आप ले लो। तो ये ए वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेल, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। ये है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट। और कल हम लोगों ने कैसा लिखा था इसको मिटा रहे हैं, ओके, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई, कर सकते हैं ना। और अगर z एक्सिस होगा तो प्लस ए जेड भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल बात हो रही है सिर्फ एक्स वाई प्लेन की, एक्स और वाई एक्सिस पर। अच्छा, अगर आपको याद हो, किसी भी प्रॉपर वेक्टर को, नॉन ज़ीरो वेक्टर को, उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, या फिर ज़रा सा आप रिकॉल करो यूनिट वेक्टर का जो डेफिनेशन था। यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करते थे? जैसे कोई सा वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट होता था। अगर आपको याद हो रहा हो, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ए, जिसको ए कैप से डिनोट किया जा रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यही होता था ना, दिस इज वेक्टर ए और ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते थे। आप इसको रिकॉल कर लीजिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई ए, ठीक है।
कोई सा भी यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो अगर सपोज करो r है तो r कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r डिवाइड बाई r, है ना। कोई सा भी वेक्टर है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अगर यूनिट वेक्टर लिया जाएगा तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये होता ही है फॉर्मूला। अच्छी बात है। अब देखो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू इसका मैग्नीट्यूड, ये होगा। अब हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखो ए एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक्स दे दो ना, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स इंटू क्या चीज़ है ये, इस पर ध्यान दो। हाँ, मतलब एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, क्लियर है। और ऑलरेडी इसी चीज़ को हम लोग आई बोल रहे हैं, आई कैप, इसी चीज़ को तो आई कैप बोला जा रहा है। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इस तरह से, ए एक्स आई कैप। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इसी ए एक्स कैप को हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई कैप। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सही तरीका। तो ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप। सिमिलरली अगर हम बात करें ए वाई वेक्टर की, तो ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए वाई मैग्नीट्यूड हो गया ये जे कैप, गुड, ए वाई जे कैप। समझ में आ रहा है? ओके, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, यानी इस वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं अब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखो समझ में आया? Any vector A can be represented in its components as AXI plus AYJ, और अगर Z कंपोनेंट भी इंक्लूड कर दें तो AZK, है ना। इन जनरल आप जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको अगर लिखें, वेक्टर ए को एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सबको दिख रहा है? हाँ बोलिए। वेक्टर समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप अभी 1-2 दिन क्लास हुआ है ना। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखिए पहले, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों ही हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देखो ठीक से, ठीक है। जब तक कि आप चैप्टर 2 का सारा नहीं किया है, पहला और दूसरा लेक्चर किए हुए हैं, तो उसको आप देखो। हाँ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्लास नोट्स। इसलिए ऐसा नहीं है कि क्लास नोट्स को छोड़ के आप दूसरे नोट्स पे ध्यान दो, इसको आप खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं
आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो देखो पीछे का, खुद से थोड़ी मेहनत करके नोट्स बनाओ अपने हाथ से। समझ में आ रहा सबको? हाँ, क्योंकि इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप उसको देख के आप उसको क्लियर भी कर सकोगे। ठीक है, नोट्स तो वो तो लास्ट चीज़ है, वो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे नोट्स खोजोगे तो बहुत सारा नोट्स है दुनिया में, लेकिन जो क्लास में आप पढ़ोगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है, आप व्हाट्सएप पे पूछो, फिर हम कोशिश करेंगे उसको डील करने का। ठीक है, चलिए, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो कोई और सा वेक्टर है b, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, चलिए, अब बहुत सारी बातें जो है ना वो जब आप एग्जाम्पल्स करोगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसको, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे देखो कोई वेक्टर फोर्स है, मान लो F1 फोर्स है और इसका इफेक्ट एक्स वाई जेड में सब में दिया हुआ है, 3i प्लस 2j प्लस 5k। समझ में आ रहा है? किसी भी वेक्टर को उसके एक्स वाई जेड या i j k के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 क्या चीज़ है? दिस इज fx, है कि नहीं बताओ? हाँ, यस, इसको समझो, fx क्या चीज़ है? दिस इज 3, fy 2, fz 5। आए समझ में? एक और वेक्टर मान लो F2 दिया हुआ है 5i प्लस 3j प्लस 9k। ठीक है, ये कोई दूसरा वेक्टर है और इसके भी तीनों कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए फाइंड F1 प्लस F2, दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे? अगर आपसे एडिशन पूछ रहा है, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को ऐड करो, तो ऐड करेंगे क्या? बहुत ही आसान तरीका ऐड करने का, बहुत ही आसान है। i वाले को i वाले के साथ जोड़ दो, j वाले को j के साथ जोड़ो, k को k के साथ जोड़ो, तो सिंपली देख के ही बना दोगे ऐसे ही। 5 3 है ना, 5 3 कितना हो गया भाई? 8i प्लस 5j गुड और 14k। ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता फाइंड दी मॉड ऑफ द वेक्टर F1 प्लस F2 को निकालने के बाद अगर आपसे पूछा जाए F1 प्लस F2 का मॉड क्या होगा, मतलब दोनों का, इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट आ गया, तो वेक्टर फॉर्म में है ना, अब इसका मॉडुलस क्या होगा, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, लेंथ पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना? तो कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं, फिर यहाँ पे वापस आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं, फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं। कल जो क्लास हुआ था आपने उसमें देखा था a इज इक्वल टू, जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो कैसे निकाले थे? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर z कंपोनेंट है तो z स्क्वायर az स्क्वायर भी होगा। अरे होता था ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे
F1 प्लस F2, ये दोनों को, इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो सपोज़ करो रिजल्टेंट हो गया F। सपोज़ कर लो कि ये इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नया वेक्टर मिला ना, दिस इज़ द न्यू वेक्टर F। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर F पूछ रहा है कि नहीं, बताओ। यही चीज़ तो है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। देखो जो लिख रहे हैं अगर समझ में आए तो बोलना, कि बहुत सारी चीज़ देख के समझ में आती है, उतना बताने से फ़ायदा नहीं है। देखो मैच करो और समझो। आया समझ में, वेरी गुड। अब इसको कुछ नहीं करना यहाँ पे, अब तो सीधा ये तो मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लो, जो भी आया दैट इज़ योर आंसर। लेंथ ही आएगा क्या, वेरी गुड। जो भी आया ये तुम्हारा आंसर √285 बोल रहे हो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। सपोज करो एक वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड, एंड दिस सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन एज 4j प्लस 5k मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो आप बताओगे, फाइंड V1 का मॉड, V2 का मॉड, एंड द थर्ड वन V2 माइनस V1 का मॉड। चलो जल्दी से निकालो, 3 क्वेश्चन है उसमें, देखो। बहुत ही ध्यान से देखना क्वेश्चन को भी, गड़बड़ नहीं करोगे। √13, ओके गुड। √41, और ये कितना, अच्छा √30 आया, ठीक है भाई, ओके। चलो चेक करते हैं नंबर 1। ओके, जो लोग नहीं बना पाए उसको आप देखो ध्यान से सोचो, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। V1 का मॉड आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप देखो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, लेकिन z कंपोनेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला V1 मॉड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो vx स्क्वायर, थोड़ा सा हम डिटेल्स में बता रहे हैं, vy स्क्वायर प्लस क्या vz स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ vx और vy, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और अगर ये नहीं है तो एक्चुअली वो क्या है, वो z भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 0 कंसिडर कर सकते हो। देखो ऐसा, अगर हम इसी चीज़ को फिर से लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख दें तो कोई बुराई नहीं है। देखो 0k है ना, ये इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे ना क्रॉस वगैरह, तो वहाँ पे काम आएगा, यहीं पे काम आएगा। भी देखो ना, 0 लिखने से, अगर 0 नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, एक बार इसको आप समझ लोगे, फिर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप यहाँ तक समझ गए, वेरी गुड। ये 4 + 9 हो गया, सो इट इज़ √13,
बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो क्या है, जे कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक्स कंपोनेंट इसमें मिसिंग है, नहीं है, या ज़ीरो है उसका, है ना। मिसिंग मतलब क्या, ज़ीरो है। तो आप इसी को अगर फिर से लिखना चाहो तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो 0i + 4j + 5k, ऐसा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 0² + 4² प्लस क्या हो गया 5²। आंसर कितना हो रहा है, 16 + 25 कितना हो गया, √41। ये भी बिल्कुल करेक्ट आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, V2 - V1 का वैल्यू निकालो, मॉड निकालो। इसके लिए वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, V2 में V1 को माइनस करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, V2 - V1, सबसे पहले V2 - V1 हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या करना चाहिए, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। तो आप ध्यान दो, इसमें इसको माइनस करना है। तो अब देखो तुमको ज़ीरो का काम पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। देखो यहाँ पे 0i है और यहाँ पे क्या है 2i, तो 0 - 2i, तो -2i होगा। बताओ होगा कि नहीं? ओके, 4 - 3j, सो इट इज +j, सही है। और वहाँ पे क्या हो जाएगा 5k - 0k, इट इज़ 5k। हाँ, तो अब हमने देखा इसमें, देखो जब V2 - V1 कर रहे थे तीनों कंपोनेंट आ गए, ठीक है। अब इसका मॉड निकालना है तुमको, V2 - V1 का मॉड। वेरी सिंपल, क्या करना है बताओ। अब बताओ यहाँ पे ये x कंपोनेंट कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर करो, प्लस 1² + 5², कितना आ गया, तो 4 + 1 + 25, यानी √30। वेरी गुड, सबको आया समझ में? ओके, तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एक एग्जांपल है, देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i + 8j, बस इतना ही रखना है। ये कोई वेक्टर है मान लो 2i + 8j, और इस वेक्टर का पूछा जा रहा है आपसे यूनिट वेक्टर क्या होगा। देखो समझो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये वेक्टर गिवन वेक्टर है, सपोज कर लो कि वेक्टर ए है 2i + 8j। और तुमसे क्या कहा जा रहा है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। दैट मीन्स ए कैप आपसे पूछ रहा है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, ए कैप = वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है, इसके जगह पर रख दो, कितना है 2i + 8j। और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी तुमको पता है, √2² + 8²। हाँ, जो भी आया दैट इज़ योर आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ, 2i + 8j
रूट अंडर 68 बता रहे हो। इसमें से कुछ निकलेगा क्या सॉल्व करने पर, फैक्टराइज करने से? हो रहा है ना? तो 2 यहाँ ऊपर कॉमन लेके कटा सकते हो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में जहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाए कर देना चाहिए। ए कैप इज इक्वल टू, देखो ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, सो इट इज़ आई प्लस 4j, और नीचे क्या हो रहा है 2 रूट कितना बताए? हाँ 17। सो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। हाँ ठीक है, 1/√17 आई प्लस 4j। आए समझ में? ओके, कुछ होमवर्क करोगे कुछ घर पे अपने से, देखो। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन एक देखो, पोजीशन वेक्टर का नाम सुने हो? नहीं। पोजीशन वेक्टर, यहाँ फिलहाल थोड़ा आप समझ लो कि पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है, सपोज कर लो, ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन पर कोई पार्टिकल मूव कर, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये मान लो ये ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, और इस कॉर्नर को हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन, तो ये एक्सिस इधर ले लो एक्स, इधर ले लो वाई, तो ये ग्रीन बोर्ड हो गया क्या एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। और मान लो कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, वो ये बोर्ड पे मूव कर रहा है, समझ में आ रही बात? तो वो एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है ना। ओके, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम मान लो ये इंसेक्ट पॉइंट ए पर है, किसी एक टाइमिंग पर, मान लो t1 टाइम पे इंसेक्ट का लोकेशन पॉइंट ए पर है इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ओरिजिन से पॉइंट ए के तरफ, ये इंसेक्ट है यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन खींचा हमने फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए, और इस तरह से वेक्टर का जो सिंबल लगाया, सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट एट टाइम t1। आया समझ में? ओके, फिगर देखो, उसके बाद जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। An insect is located at point A at t1। कोई सा एक इंसेक्ट है पॉइंट ए पर, उसको देखा गया t1 टाइम पे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर ये इसकी पोजीशन है ना, यहाँ पे है ये, तो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन मतलब वेक्टर, एक वेक्टर खींचेंगे जिसका टेल होगा ओरिजिन पे और हेड होगा कहाँ पे, उस इंसेक्ट के पास। तो ये जो वेक्टर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट। तो देखो ध्यान से, ये जो OA है ये क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट। अरे इंसेक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग कोई कीड़ा लिए हुए, कोई ऑब्जेक्ट लिए हुए, कुछ भी हो सकता है वो। क्लियर है? ओके, अब कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम, यानी मान लो t2 टाइम पे, उसी इंसेक्ट का पोजीशन मतलब वो यहाँ पे आ गया पॉइंट B पर, तो क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं, बताओ?
पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ। तो हाँ, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरह से हो गया। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट एट टाइम t2। ये जो तुम्हारा OB है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पोजीशन वेक्टर। चूँकि पोजीशन वेक्टर पे रिलेटेड सवाल रहेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट एट टाइम t2, ये है एट टाइम t1। लिख लिए? ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से रहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t1 इज गिवन एज, ये दिया हुआ है मान लो 2i प्लस 4j, और आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन वेक्टर चेंजेस टू 3i प्लस 6j। ऐसा हो सकता है ना? देखो तो ये वेक्टर OA है जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 2i प्लस 4j, और कुछ समय के बाद इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया है। वो कितना हो गया है? 3i प्लस 6j हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। मेरी बात समझ रहे हो? ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसेक्ट आफ्टर द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ये यहाँ पे था t1 पे और t2 टाइम पे यहाँ पे आ गया। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? तो क्या डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, बताओ तो। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। दिस वेक्टर इज टू बी फाइंड, इसको तुमको फाइंड कर लेना है। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ए से बी जा रहा है ना वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इस तरह से पोजीशन वेक्टर लेकर के, तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे जब भी डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं? तो अगर आप ए बी वैक्टर निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, दैट इज योर आंसर। आया समझ में? और वैसे भी थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दो, यहां पे लगा दो ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ यहां पे अगर हम लोग लगाएं तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट कौन होगा, बताओ तो। 3 वेक्टर तुमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। ए बी नहीं होगा, ध्यान से देखो। ओ बी होगा, वेरी गुड। ओ बी इज द रिजल्टेंट। अरे रिजल्टेंट किसको बोलते हैं? 2 हेड 2 टेल देखो, ट्रायंगल लॉ में 2 हेड 2 टेल देखो, समझ रहा है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। तो आप लिखोगे क्या? इसके लिए जो वैलिड इक्वेशन होगा वो ये होना चाहिए, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस, बताओ, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल मैथ है ये। देखो ए बी इज इक्वल टू क्या करोगे? ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे। क्या हमसे यही चीज़ पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ओ बी ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी, सो दिस माइनस दिस, निकाल लो आंसर। गुड।
हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस दिस 3i प्लस 6j में माइनस कर देंगे 2i प्लस 4j, तो ये हो गया i प्लस 2j। आ गया समझ में? और अगर सिंपली लेंथ पूछता, लेंथ मैग्नीट्यूड, तो क्या करते? √1² प्लस 2² √5 यूनिट्स। बोलो सही है? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसके बाद जो इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह है उसको देखेंगे। ओके।